नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी वगैरह है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, अभी कुछ दिनों से हमारे एमपी में, मध्य प्रदेश में वैकेंसी आई है जो काफी दिनों से बहुत चर्चे में है ना। दिनों से नहीं, काफी महीनों से, क्योंकि ये जो भर्ती है इसके आने का सिलसिला लगभग 1 साल पहले से ही सुर्खियों में आने लगा था और बातें इसकी होने लगी थी। ठीक है साथियों, तो ये जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि मैंने इस चीज को ना पूरी डिटेल में कवर किया है और क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कहाँ से होने वाला है, हर एक चीज हमने कवर किया है। ठीक है, बट इसके पहले मैं आपको दो चीजें बता दूं, ये दो चीजें कि छात्रों के बारे में बहुत सारे डाउट हैं। क्यों? क्योंकि एक जो नोटिफिकेशन आया था वो आया था जून 25 में, और अभी जो नोटिफिकेशन आया है वो आया है नवंबर 25 में, है ना। तो इसमें कुछ बातें और हैं, इसमें कुछ और बातें हैं, है ना। तो इसकी वजह से बहुत से छात्रों को डाउट है। ये सारे डाउट क्लियर करेंगे। हाँ, और हम ये सारी चीजें जानने वाले हैं कि भाई विभाग कौन सा है, किस विभाग ने ये वैकेंसी निकाली है, पद कौन सा है, उसकी योग्यता क्या है ना, आयु कितनी होनी चाहिए, जो प्रोसेस है सिलेक्शन की, चयन प्रक्रिया वो क्या होनी चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा अगर चयन के बाद अगर आपको कोई दिक्कत है किसी भी वजह से, हो सकता है आपका सिलेक्शन होना था, नहीं हो पाया किसी भी कारण से, तो आप अपील कर सकते हैं। कहाँ करेंगे, कब तक उसका आपको रिप्लाई आएगा, है ना। अगर आपका सिलेक्शन होता तो आपकी सैलरी यानी कि वेतन कितना होने वाला है, और उसके बाद है ना नौकरी, ये जो नौकरी है, ये जो जॉब, ये पूर्ण रूप से सरकारी है या फिर अंशकालीन एक संविदा भर्ती है ना। इससे भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और इसके बाद अगर आप किसी कारणवश जॉब छोड़ते हो तो जॉब छोड़ने पे इसकी क्या प्रोसेस है, हाँ, कितने रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे, या पैसे नहीं कम, अगर आप चाहते हैं कि आप पैसे भी ना जमा करें, जॉब भी छोड़ दें, उसकी क्या प्रोसेस है, ये भी हम आपको बताएंगे। और इसके बाद आप अप्लाई करें या नहीं, है ना, इस चीज को डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। हो सकता है आपके पास ग्रेजुएशन ना हो, सीपीसीटी ना हो, कंप्यूटर में कोई भी डिप्लोमा ना हो, है ना, तो आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, है ना? इनमें से कुछ चीजें हो, कुछ ना हो, तो आपको अप्लाई करना है या नहीं, इन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और अंत में हम ये बताने वाले हैं कि इसकी फीस क्या होने वाली है ना, अलग अलग कैटेगरी के लिए, और संभावना क्या है कि ये अप्लाई फॉर्म एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो जाए। ठीक है साथियों, इसके थोड़ा सा हम चर्चा करने वाले हैं, तो आपको पूरा वीडियो जो है अंत तक देखना है। ठीक है, प्रयास करेंगे कि सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में हो जाए। फिर भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन छूट जाती है तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताएं, है ना, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। चलिए, अब समझिए, इसमें बात करें इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं, वैकेंसी आती कैसी है किसी भी डिपार्टमेंट में। देखिए, ये डिपार्टमेंट है कौन सा, मध्य प्रदेश राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। ये बहुत बड़ा विभाग है, इसके अंतर्गत एक छोटा विभाग है ना, मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद। अब ये जो परिषद है ना, इनको जब ऐसा एहसास हुआ कि हमको सचिव की भर्ती करानी है, तो इन्होंने अपना नोटिस जो है, नोटिस नहीं कहेंगे उसको, एक मध्य प्रदेश सरकार को एक देते हैं सूचना कि हमको इतने अधिकारी या कर्मचारी की जरूरत है ना। और यही विभाग बताता है कि हमको कैसे अभ्यर्थी चाहिए, मतलब कैसे कर्मचारी चाहिए। तो इन्होंने बताया कि हमको ऐसे अभ्यर्थी चाहिए जिनके पास ये योग्यता हो और ये सारी चीजें हैं, है ना। तो पहले ये विभाग मध्य प्रदेश सरकार को अपना एक लिखित में पत्र देता है कि हमको ऐसे अभ्यर्थी चाहिए, हम इनकी सैलरी ये देंगे, इनकी योग्यता ये होनी चाहिए। बट उसके बाद फिर मध्य प्रदेश सरकार जो है ना, अपना राजपत्र जारी करती है, राजपत्र, है ना। वो जब जारी करती है तो वो इनकी जो जरूरत थी उसमें कुछ कुछ बदलाव कर सकती है। मध्य प्रदेश सरकार जो अपना राज्यपत्र जारी करती है, तो इन्होंने जून में जो जारी किया था मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद ने, उसमें कुछ और था, लगभग थोड़ा थोड़ा। और अब जब फाइनल मध्य प्रदेश सरकार ने जब फाइनल कर दिया तो उसमें थोड़ा सा अंतर है। पहले जो नोटिस आया था इनका मध्य प्रदेश राज्य परिषद का, तो कुछ लोग खुश हो रहे थे, कुछ लोग दुखी हो रहे थे। अब नवंबर 25 में जब फाइनल मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जारी किया है, तो उसमें कुछ लोग खुशी हो रहे हैं, कुछ लोग दुखी हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको इससे रूबरू कराता हूँ कि जून 25 में मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद जो था उसमें क्या बातें थी, है ना। तो साथियों, सबसे पहले ये जो वैकेंसी आई है मध्य प्रदेश राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश का, उसके अंतर्गत है मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद। ठीक, ये जो विभाग है, इनको जो ग्राम सचिव होते हैं उनकी जरूरत है ना। और पद का नाम क्या है, ग्राम पंचायत सचिव। ये वैकेंसी टोटल होने वाली है 23,011।
23,011। और इनमें से जो 50% पद है, 50 यानी कि आधे आधे पद वो आरक्षित रहेंगे। किसके लिए? जो GRS, ग्रामीण रोजगार सहायक है ना, ग्राम रोजगार सहायक जो है उनके लिए 50% पद जो है आरक्षित हैं। अब समझिए, हम ऐसा नहीं कि उनको सीधे सीधे भर्ती ले लेंगे, है ना, या ऐसा भी नहीं कि जितने पहले से GRS हैं वो सबके सब हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, प्रक्रिया सभी की सेम होने वाली है, बट फाइनल जो भर्ती होगी उसमें आधी सीट सीधे सीधे इनको दे दी जाएगी, बट उनमें भी उन लोगों को जो उन सब में बेहतर करेंगे। एग्जाम इनका भी होना है, GRS लोगों का। ठीक है, और सिलेक्शन मतलब प्रक्रिया सारी वही है, बट इनके लिए 50% जो सीट है वो आरक्षित है ना। बताइए, हम डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, तो भाई जो GRS हैं ऑलरेडी रोजगार सहायक, वो तो ये फॉर्म अप्लाई कर ही नहीं, करें ही, है ना, आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो आपकी जो प्रोसेस है वो क्या होगी मैं आगे बताऊंगा आपको। अब मैं थोड़ा सा जून 25 में जो नोटिस आया था मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की तरफ से, उसमें क्या था, योग्यता, उसमें योग्यता ये थी कि आपको उस गांव का निवासी होना जरूरी है। अब, है ना, इसका मतलब कि किसी भी पंचायत में उसी पंचायत का अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। दूसरी चीज, आपके पास UG यानी कि अंडर ग्रेजुएट कॉलेज आपका कंप्लीट हुआ होना चाहिए। उसके बाद आपके पास कोई कंप्यूटर डिप्लोमा होना जरूरी था। है? जो नोटिफिकेशन आया था किसमें, जून में। CPCT तो खैर कंपलसरी है सभी के लिए। उसके अलावा कंप्यूटर में डिप्लोमा, PGDCA, DCA, 1 साल का कम से कम आपके पास कोई ना कोई डिप्लोमा होना आवश्यक था। CPCT सभी के लिए हिंदी में जरूरी थी। और जो पहले से GRS हैं, जो लगातार 5 सालों से अपनी सेवा दे रहे हैं, वो अगर 12th पास भी हैं तो भी चल जाएगा, 12th पास प्लस CPCT। अब समझिए, अब फाइनली क्या हुआ है, जो मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किया है अपना राजपत्रित पत्र, उसमें वोटर ID के बारे में कहीं कुछ नहीं कहा गया है। ऐसा भी नहीं कहा गया कि अगर आप उसी गांव के हैं तो उसी गांव में आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब इसमें गांव में जो ये खुशी थी लोगों की, भाई हम अपने गांव में हम बनेंगे, वो चीज यहाँ पे नहीं है सीधे सीधे। ठीक है, इसके अलावा ये जो UG वाली बात है, ये सभी अभ्यर्थियों के लिए जरूरी है, बट इनके लिए जो कि GRS हैं और पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं, वो अगर 12th पास है तो भी चल जाएगा, है ना। यहाँ पे कंप्यूटर डिप्लोमा की कोई बात नहीं की गई है, 1 साल 6 महीने DCPD ऐसी कोई बात ही नहीं है ना। सिंपली आपके पास CPCT होना चाहिए हिंदी में। ठीक है, कब तक होना चाहिए इसे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बट लगेगा, यानी कि CPCT आपके पास होना चाहिए। और जो GRS पिछले 5 सालों से कर रहे हैं, 5 सालों के पहले से लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं, हाँ, बीच में कहीं कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई शिकायत नहीं, ऐसे लोगों के लिए 12th पास चल जाएगा और सामने CPCT। अब समझिए चयन की प्रक्रिया क्या होने वाली है। तो चयन जो प्रक्रिया है ना, एग्जाम अगर होना है, हमारा भी होना है, यानी कि जो GRS नहीं है उनका भी होना है, और जो GRS ऑलरेडी है 5 सालों से पहले, तो उनका भी होना है। अब एक चीज और समझना, जो GRS 5 साल के बाद, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 2 महीने पहले बने हैं, उनके लिए सारी चीजें ऐसे ही होने वाली है। कैसे कि वो UG हो, है ना, उसके पास कॉलेज होना जरूरी है, जो 5 साल के बाद बना है। हो सकता है 1 साल पहले कोई GRS बना हो तो उसके पास ये जरूरी है, बट वो इस बेनिफिट का फायदा ले सकता है। जो अभी 1 साल पहले भी अगर कोई GRS बना है, उसके लिए भी 50% जो सीटें हैं वो आरक्षित रहेंगी, ये बेनिफिट मिलने वाला है। बाकी एडिशनली उनके पास ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अब समझिए चयन प्रक्रिया यहाँ पे हमारा जो ESB है, व्यापम मध्य प्रदेश का, वहाँ आधी प्रोसेस वहां पे होने वाली है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा जो प्रोसेस है वो होने वाली है। सबसे पहले समझिए, पहला काम ESB का ये रहेगा कि हमसे पैसे लेना, फॉर्म फिलअप कराना और एग्जाम देना, है ना। फिर उसके बाद मत करो, उसके बाद क्या, ESB जो मध्य प्रदेश राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास अधिकारी हैं, उनसे बात करके एक क्या निकालेगा, एक कट ऑफ। ठीक है, कट ऑफ निकालेगा। उसमें क्या होना है कि एक भाई
ऐसा होगा कि जैसे बहुत सारे लोग फॉर्म फिलअप करेंगे, तो ऐसे लोगों को रखा जाएगा कि कम से कम 100 में से 50 वालों को रखो, 40 वालों को सीधे सीधे आउट करो, क्योंकि उनके चक्कर में टाइम खराब करना बेकार है, ऐसा कुछ है ना। तो वो जो कट ऑफ जितनी भी बनने वाली है वो बाद में बनेगी, है ना, वो जब आएगी तब हम देखेंगे। बाकी ये काम सिर्फ ये है कि हमारा एग्जाम लेना और एग्जाम के बाद रिजल्ट जारी करना। ठीक है साथियों, अब समझ। इसके बाद जो पूरी प्रोसेस है ना, इसके बाद आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, एक स्कोर कार्ड आ जाएगा कि हमने एग्जाम में इतने नंबर हासिल किए। उसके बाद सारी प्रक्रिया चली जाएगी जिला समन्वयक अधिकारी के हाथ में, यानी कि आपको अपना जो आवेदन है वो जिला लेवल पे जो अधिकारी हैं उनको देना पड़ेगा। ठीक है, और वहां पे क्या प्रोसेस होने वाली है समझिए, है ना। ये इसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, और जब आप आवेदन कर देंगे उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आपके सारे जो डॉक्यूमेंट हैं, आप यूजी हैं, मूल निवासी हैं, कंप्यूटर है, सीपीसी है, या जो भी फाइनल रिक्वायरमेंट पड़ेंगी, है ना, वहां पे सारा वेरिफिकेशन आपके जिला लेवल पे होने वाला है। ठीक, वहां पे भी कौन करेगा? जिला समन्वयक अधिकारी। ठीक है साथियों, अब समझिए, इसी के आधार पर आपको वहां पे नंबर दिए जाएंगे। आप देखा जाए कि यार ये जीआरएफ है या नहीं, है ना, ये क्वालिफिकेशन क्या है, स्कोर कार्ड कितना आया, जाति प्रमाण पत्र, ये सब मतलब सारा वेरिफिकेशन करने के बाद ये जो अधिकारी हैं ये 1 2 3 4 ऐसे 4-5 अभ्यर्थियों का एक गांव के लिए चयन करेंगे। एक गांव के लिए 4-5 अभ्यर्थियों का चयन करेंगे। कौन? जिला समन्वयक अधिकारी। सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सारी चीजें करने के बाद इसके बाद क्या होने वाला है? अब हो सकता है, अब ये समझिए, अब ये हो सकता है कि जिसका नाम आया, इसके पहले क्या होने वाला है? जैसे लिस्ट आएगी, गांव में पहुंचेगी, पंचायत पे, फिर पंचायत पे भी यहाँ पे कुछ काम दिया गया है। पंचायत को क्या काम दिया गया है कि आप बैठक करके, पंच लोग ग्राम पंचायत के, है ना, पंचायत कर्मी बैठ के और फिर डिसाइड करेंगे कि जो अभ्यर्थी पहला है, देखो प्राथमिकता पहले वाले को ही रहेगी, है ना यहाँ पे, बट हो सकता है जो पहला आया है वो ठीक ना हो किसी भी रीजन से, है ना, किसी भी दिक्कत से, मतलब कुल मिला के पंचायत के लोग फाइनल करेंगे कि इस पहले अभ्यर्थी को रखना है या नहीं, है ना, और जिसका नाम आएगा फिर पंचायत वाले अगर बोले हाँ ठीक है बंदा सही है कोई दिक्कत नहीं, तो डन है, तो वो चीज डन है। क्लियर? इसके बाद अगली जो प्रक्रिया है वो क्या होने वाली है कि जिस अभ्यर्थी को चयन किया गया है वो 15 दिनों के भीतर भीतर ज्वाइन करेगा। 15 दिनों के भीतर भीतर ज्वाइन करेगा। वो पहले से कहीं और अगर जॉब कर रहा है तो वो 15 दिन के अंदर वहां की सारी लिखा पढ़ी एनओसी वगैरह जो भी वो ला के जमा कर देगा और सीधे काम पे लग जाएगा। अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो पहला जो अभ्यर्थी है उसकी उम्मीदवारी कर दी जाएगी रद्द और सीधे सीधे दूसरे वाले के साथ भी यही प्रक्रिया है। उसको नोटिस आएगी कि आप ज्वाइन करो और 15 दिनों के अंदर इसको भी वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी, है ना। अगर सेकेंड भी ऐसा कुछ कर पाने में असमर्थ होता है तो फिर ऐसी प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी, बट इतना नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये कब आएंगे? जब ये सारी प्रोसेस हो जाएगी, सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी चीजें चेक होने के बाद ही तो ये आएंगे, है ना। तो पहला है दूसरा कहीं सारा काम फिनिश हो रहा है। अब समझिए काम की बात। हो सकता है आपको डाउट हो, आपने अप्लाई किया, तीसरा चौथा पे आपके कहीं पे भी नाम आए, बट आपको लग रहा है कि मेरे स्कोर कार्ड ज्यादा थे, मेरे नंबर ज्यादा थे, या जो भी सारी चीजें हैं, अगर आप अपील करते हैं तो, है ना, भ्रष्टाचार अगर ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ गलत हुआ है तो आप प्रथम अपील कर सकते हैं कलेक्टर के पास। ठीक है, जिला कलेक्टर जो आप हैं आप वहां पे अपना आवेदन दे सकते हैं कि हम इस भर्ती से नाखुश हैं या कुछ ऐसा होना चाहिए जो नहीं हुआ, या ऐसा ये जो भी चीजें, मतलब आप प्रथम जो भर्ती होगी उसके 60 दिनों के भीतर भीतर आप कलेक्टर महोदय को आवेदन दे सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि इसकी जांच फिर से होनी चाहिए। ठीक है, और कलेक्टर महोदय की जिम्मेदारी है कि आपको 45 दिनों के भीतर सारा समाधान करके देने। इन केस अगर कुछ ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यहाँ से जो निर्णय हुआ कलेक्टर महोदय का वो आप उससे सेटिस्फाई या संतुष्ट नहीं, इस स्थिति में आप 90 दिनों के भीतर जो आयुक्त होते हैं इस विभाग के, है ना, एमपी राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के जो आयुक्त होंगे, प्रमुख आयुक्त भोपाल में जो बैठते हैं, है ना, कलेक्टर तो आपके जिला में मिल जाएंगे बट आयुक्त जो है वो आपके भोपाल में मिलेंगे।
आपको वहां पे 90 दिनों के भीतर इसकी सूचना देनी होगी और आयुक्त अगले 90 दिनों के अंदर उस चीज का समाधान करेंगे, है ना। और ये जो समाधान होगा वो फाइनल होगा, इसके बाद कुछ नहीं, नो मोर डिस्कशन, ठीक है। इसके बाद उनका जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, ठीक है साथियों। अब समझिए इसमें वेतन क्या होने वाला है, और इसमें बात कर लेते हैं ये नौकरी कैसी है आखिर, पूर्ण सरकारी है या अंशकालीन संविदा भर्ती। ताकि ये जो नौकरी है क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है जॉब लेने के बाद छोड़ देते हैं, है ना। तो सरकार का इसमें बहुत सारा ट्रेनिंग है, इसमें उसमें, है ना। अब सरकार की आप पर डिपेंडेंसी, निर्भरता बढ़ जाती है, सरकार आप पे निर्भर हो जाती है, हाँ ये बंदा या बंदी जो भी है काम करने वाला कर्मचारी ये सारी चीजें संभाल लेगा, ठीक है। बट सरकार अभी क्या कर रही है, शुरुआत से ही आप पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होने वाली है, ठीक है। 1 साल के लिए आपको अंशकालीन संविदा भर्ती पे रखने वाली है, और इसके लिए आपको सिर्फ 10,000 रुपए दिए जाएंगे, और इसमें भी अगर आप अनुपस्थित रहते हैं तो आपकी जो तनख्वाह है उसमें कटौती होगी। अब समझिए जून 25 में जो मांग पत्र था इस विभाग के द्वारा, उसमें ये कहा गया था कि हम अंशकालीन जो भर्ती प्रक्रिया है उसके बाद हम ये चाहते हैं कि 1 साल बाद इनका मूल्यांकन हो, ये एक्चुअल में इस लायक है या नहीं, 1 साल काम करने के बाद अभ्यर्थी इसके काबिल है या नहीं, काम करने लायक है या नहीं। तो वो जब मूल्यांकन होगा उसके बाद आपको 1 साल फिर, है ना, संविदा के तौर पे रखा जाएगा, है ना। 1 साल फिर यानी कि आपको 2 साल 10,000 की सैलरी में काम करना पड़ेगा, 2 साल, है ना। अगर मूल्यांकन के बाद आप सेटिस्फाइड होते हैं तो, है ना, पंचायत कर्मी अगर सारा चीज सब कुछ सब अच्छा रहा, फिर ये जो मूल्यांकन होगा और उसके बाद आपका जो काम देखा जाएगा वो देखा जाएगा ब्लॉक के अधिकारियों द्वारा। इस विभाग के जो अधिकारी ब्लॉक में बैठते हैं, यहाँ पे देखना हर कोई इन्वॉल्व है, ग्राम पंचायत भी इन्वॉल्व है, क्योंकि वो यहाँ पे कलेक्टर महोदय को बताया कि हाँ ये इंसान सही है, इसको जॉब देना चाहिए। अगर आप बेकार हो, आपका काम काज ठीक नहीं है, कुछ भी अगर दिक्कत है तो पंचायत क्रॉस लगा सकती है। तो भैया पंचायत वालों से भी, गांव वालों से भी मिल बांट के रहें, अच्छे से रहें, प्रेम से, है ना, कभी भी ये सब हो सकता है। इसके बाद जब आप 1 साल पूरा कर लेंगे तब ब्लॉक के जो अधिकारी हैं वो आपका काम वेरीफाई करेंगे, भाई हाँ मूल्यांकन करके आपका एग्जाम वगैरह हो सकता है, टेस्ट हो, और उसमें 60% मार्क्स लेके आना जरूरी है, आपने जो काम साल भर में किया सीखा उसके आधार पर। अब समझिए तो भाई 2 साल तो आपको 10,000 रुपए मिलेंगे, उसके बाद अगर आप खरे पाए गए अपने काम पे तो आपकी जो सैलरी होने वाली है अगले 2 से लेके 10 साल तक, 2 साल के बाद, यानी कि 2 साल कंप्लीट होंगे तो तीसरा साल लग जाएगा, तीसरे साल की शुरुआत हो जाएगी, है ना। तो उस टाइम पे आपकी सैलरी 19,500 से 62,200, है ना, तक होने वाली है। ये आपके काम के आधार पर, आपके पद के आधार पर, है ना, घट बढ़ सकती है, इतनी से इतनी हो सकती है ना। एवरेज अगर निकालो तो 30-35 हजार रुपए मिलेंगे, 35-40 हजार रुपए स्टार्टिंग से ही, अगले 10 सालों तक, 10 सालों में लगभग इतनी सैलरी हो जाएगी, है ना। और इसके बाद क्या है, 10 सालों के बाद आपके काम के आधार पर आपकी सैलरी अधिकतम 80,000 के आसपास हो सकती है ना, लगभग 25,000 से 80,000 तक, ठीक है। कुछ कर्मचारी ऐसे भी रहेंगे उसी टाइम पे जो 30,000 पा रहे हैं, कुछ 80,000 भी पा रहे हैं, ये आपके काम पे, आपके पद पे डिपेंड करेगा, प्रमोशन भी हो सकता है आपका, ठीक है। अब समझिए ये तो क्लियर है कि इसके बाद जो है ये सरकारी जॉब जो है पूरी तरीके से सरकारी जॉब हो जाएगी, क्लियर है। अब समझिए कुछ लोग ऐसे हैं जो और भी किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, 2 साल भी उनके लिए बहुत ज्यादा समय है, उनको लग रहा है कि भाई 2 साल 10,000 की नौकरी करने से अच्छा है कि ये नौकरी अगर मिल जा रही है तो उसको ले लेंगे, बाकी हम तैयारी करेंगे किसी और। तो ऐसे लोग अगर करते हैं तो उनके लिए बता दें कि जॉब छोड़ने के लिए आपको 1 महीने से पहले, 30-45 दिन पहले आपको लिखित में सूचना देना पड़ेगा, है ना। या आप अगले 30 से 45 दिनों के अंदर यहाँ की व्यवस्था कर लीजिए, तब तक मैं ये काम अच्छे से कर रहा हूँ, है ना। तो ऑटोमेटिक वहां पे किसी दूसरे अभ्यर्थी या तीसरे अभ्यर्थी की भर्ती हो जाएगी। ऐसी स्थिति में जब आप लिखित में सूचना देते हैं 30 से 45 दिन के पूर्व, तो आपका कोई भी वेतन नहीं कटने वाला, क्योंकि आप सूचना देने के बाद भी जॉब करेंगे अगले 30-45 दिन, है ना। बट अगर कहीं कोई इमरजेंसी है ना, कि आप फॉर्म भी भर रहे हैं, बाकी सारी चीजें चल रही हैं, आपके इंटरव्यू चल रहे हैं, और सीधे आपका एक दिन ज्वाइनिंग लेटर आ गया किसी भी जॉब के लिए, तो आप तुरंत ही जाएंगे ना छोड़ के। अगर आप जॉब तुरंत छोड़ के जाएंगे तो उस कंडीशन में आपको जितना भी आपने काम किया है ना, उस दिन
तक की सैलरी आपको मिलेगी और इसके अलावा आपको 1 महीने की सैलरी छोड़नी पड़ेगी, है ना। अगर आप 2 साल बाद काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी 40,000 रुपए है, तो अभी तक आपने काम किया है इस महीने, है ना, उसी सैलरी तो मिल जाएगी जब भी मिलेगी, बट उसके बाद अगले 1 महीना जो है उसकी सैलरी आपको नहीं मिलने वाली, ठीक है, क्योंकि तुरंत में किसी न किसी को भर्ती किया जाएगा। अब साथियों अप्लाई करें या नहीं, सबसे पहली चीज हो सकता है, अब देखो वोटर आईडी वाली जो बाध्यता थी वो तो उन्होंने यहाँ पे खत्म कर दी है ना, तो अब ऐसा है नहीं कि आप अगर उसी गांव के हैं तो वहीं पे आपको सिलेक्शन मिलने वाला है, तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। कंपल्सरी चीज है यूजी अंडर ग्रेड कोर्स आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे ना लिखित में उन्होंने ये नहीं दिया कि आपके पास कॉलेज कंप्लीट होना ही चाहिए, आपके इतने परसेंटेज होना चाहिए, तो साथियों अगर आप ग्रेजुएट फाइनल ईयर में हैं तो आप चांस ले सकते हैं कि आप भाई मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, मैं फॉर्म अप्लाई कर दूंगा, ठीक है, इस कंडीशन में फॉर्म अप्लाई कर देना, है ना। डिप्लोमा तो यहाँ पे मांगा नहीं तो इसको तो भूल ही जाना था। सीपीसीटी यहाँ पे समझिए, अगर आपने सीपीसीटी नहीं किया है अभी तक तो अभी भी आपके पास चांस है, आप अभी से तैयारी में लग जाइए, है ना, क्योंकि यहाँ पे सीपीसीटी के मार्क्स वगैरह नहीं लगने वाले। एमपी जब एग्जाम देता है पीएचडी तो यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं देगा, तो ये अपने लिए बेनिफिशियल होने वाला है ना। तो आप ये भी कर दीजिए, अगर ये नहीं है तो इसकी तैयारी पे लग जाइए और फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। इसके अलावा जो जीआरएस है वो तो 12th पास होना चाहिए और उनके पास भी सीपीसीटी होना चाहिए, तो जो जीआरएस है वो भी सीपीसीटी की तैयारी करें, है ना। और जीआरएस ये ना सोचे कि भाई 50% तो हमारे लिए है ही, ऐसा नहीं है, आप में भी जो आपसे बेहतर है उनका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। 50% सीट में आप में जो आपसे बेहतर है, जितने भी जीआरएस हैं उनमें जो बेहतर 50% जो है उनका सिलेक्शन होने वाला है, और इसके अलावा फिर जो सामान्य अभ्यर्थी रहेंगे सभी कैटेगरी के उनका कट ऑफ मार्क था तो वैकेंसी होने वाली है, ठीक है। अब समझिए, तो भाई कुल मिला के फॉर्म आप भरिए, तैयारी अभी से लग जाइए, सीपीसी अगर नहीं है तो इसकी प्रिपरेशन आप अभी से कीजिए। और फाइनली ये बता दें कि एप्लीकेशन जो डेट है वो अभी तक क्लियर नहीं है, 1-2 मीटिंग और होने वाली है विभाग में, और इसके बाद है ना क्या होने वाला है कि आपकी जो संभावित डेट है जनवरी के आसपास की वैकेंसी आ जाएगी, है ना। 1-2 मीटिंग क्यों होने वाली, क्योंकि इन्होंने जो पत्र जारी किया था उसके बाद जो मध्य प्रदेश सरकार ने पत्र जारी किया है हो सकता है ये कुछ और करा ले कि यार नहीं ऐसा कुछ होना चाहिए, थोड़ा सा करेक्शन कर दिए, बाकी वो फाइनल ही है, मानिए वो फाइनल है, अब कुछ नहीं होने वाला, जितनी भी मीटिंग वगैरह होनी थी सब होगा, है, तो आप उसी को ही फाइनल मानिए और जनवरी के आसपास आपकी वैकेंसी आने वाली है। और सर जो भर्ती की जो फीस है एमपीईएसबी में जो रिजर्व कैटेगरी है एसटी एससी, है ना, उनकी फीस क्या रहती है 250 प्लस 60 रुपए कोटा चार्ज लगता है। बाकी अभी ईएसडी क्या कर रहा है हर कैटेगरी की 500 प्लस 60 यूआर और ओबीसी जो कैटेगरी है उनका लेता है, बट अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं अलग अलग भर्तियों में 100 रुपए और ले रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि विभागीय शुल्क यानी कि डिपार्टमेंटल फीस है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है वो क्या है, बाकी ले रहे हैं, है ना। तो इस हिसाब से आपके कितने नहीं मतलब 400-500 के आसपास पड़ जाएगा एस टी वालों को, और 600-700 के आसपास इनको, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया है, हाँ, मैंने प्रयास किया कि मतलब मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए। इसके अलावा भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई है तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूँ, ठीक है साथियों। ये वीडियो जिनके लिए जरूरी है हमारा प्रयास है कि हम उन तक पहुंचाएं, और ये प्रयास आपका भी होना चाहिए कि ये वीडियो आप उन तक पहुंचाने का प्रयास करें, ठीक है साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ठीक है साथियों। इसके अलावा अगर इसमें कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।